नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर हाजिर हूँ एडवोकेट एवं परिवार मित्र सतीश अवस्थी। दोस्तों, आज मैं जो न्यायिक दृष्टांत मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वह माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय साहब और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस डी गोपाला गौड़ा साहब के द्वारा यह न्यायिक दृष्टांत निर्णित किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह न्यायिक दृष्टांत सन 2013 में निर्णित किया गया है। दोस्तों, यह न्यायिक दृष्टांत घरेलू हिंसा कानून 2005 के प्रावधानों से संबंधित है। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह प्रश्न निर्णित किया गया है कि क्या घरेलू हिंसा कानून 2005 की धारा 18, 19, 20, 22 के तहत न्यायालय को आदेश पारित किए जाने से पूर्व क्या ऐसा कानून लागू होने से पूर्व की घटनाओं पर विचार किया जाना चाहिए और पक्षकारों के आचरण पर विचार किया जाना चाहिए। इस प्रश्न पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस केस में व्यवस्था प्रदान की गई है। दोस्तों, इस केस की कहानी इस प्रकार है कि इस केस में दोनों पति पत्नी हिंदू रीति रिवाज से फरवरी 2000 में विवाह करते हैं, लेकिन दोस्तों यह शादी 4 महीने भी नहीं टिक पाई थी और 4 महीने बाद ही इस केस में पति और उसके परिवारजन ने पत्नी से और अधिक दहेज की मांग करनी शुरू कर दी थी। दहेज के रूप में और अधिक आभूषण और कैश दिए जाने के संबंध में पत्नी के द्वारा असमर्थता व्यक्त की गई थी कि अब वह और दहेज के रूप में कुछ भी देने में और अपने पीहर से मंगाने में असमर्थ है, जिससे नाराज़ होकर उसके पति और उसके परिवारजनों ने उसको घर से निकाल दिया था और मजबूरन वह अपने पीहर जा कर के रहने लगी थी। तो दोस्तों, कुछ समय तक तो वह इंतज़ार करती रही, लेकिन जब उसको यह पता चला कि उसके पति ने उसकी अनुपस्थिति में एक दूसरा विवाह कर लिया है, तो उसने सन 2001 में चेंगलपेट्टू चेन्नई के पारिवारिक न्यायालय में धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए एक याचिका प्रस्तुत की, जिसमें उसने माननीय न्यायालय से निवेदन किया कि उसके विवाह में उसके माता पिता द्वारा 50 तोला सोना और 1 किलो चांदी के जेवर आभूषण पति और उसके परिवारजनों को दिए गए थे और साथ में 10,000 रुपये नकद भी दिए गए थे। लेकिन विवाह के बाद में जब वह अपनी ससुराल गई तो वहाँ उसे और अधिक दहेज लाने के लिए पति के द्वारा और उसके परिवारजनों के द्वारा हैरान परेशान और मारपीट की जाने लगी, जिससे मजबूरन वह अपने पीहर में रह रही है। इस केस की सूचना के बाद में पति ने भी धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत विवाह विच्छेद की एक याचिका चेंगलपट्टू चेन्नई में ही पेश की और यह केस सन 2006 तक चलता रहा और 5 साल इस केस में इसी तरह से व्यतीत हो गए। सन 2006 में माननीय चेंगलपट्टू चेन्नई की फैमिली कोर्ट ने इसमें पत्नी के द्वारा पेश की गई धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की याचिका स्वीकार तो कर ली गई, लेकिन इसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि वह अपने पति को अपने ससुराल के अलावा कहीं भी रहने के लिए दबाव नहीं बनाएगी, ससुराल का घर छोड़ने के लिए अपने पति पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाएगी। और धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की यह डिग्री प्राप्त किए जाने के बाद में इस डिग्री के बावजूद भी पति के द्वारा उसको अपने साथ रहने के लिए नहीं बुलाया गया। पत्नी के द्वारा इस संबंध में प्रयास भी किए गए, लेकिन सभी प्रयासों को पति के द्वारा असफल कर दिया गया। तब उसने सन 2008 में घरेलू हिंसा कानून 2005 के प्रावधानों का लाभ लेते हुए
धारा 12 के तहत एक परिवाद पत्र प्रस्तुत किया और इस परिवाद पत्र में उसने धारा 18, 19, 20 और 22 के प्रावधानों के तहत अनुतोष की मांग की। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट क्रमांक 13 एगमोर चेन्नई ने इसमें अंतरिम आदेश जारी करते हुए 2000 रुपये प्रतिमाह भरण पोषण राशि के रूप में अदा किए जाने के आदेश किए। और दूसरा इसमें आदेश माननीय मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट क्रमांक 13 एगमोर ने यह जारी किया कि पत्नी अपने ससुराल के मकान में शेयर्ड हाउस होल्ड के अधिकारों के तहत अपने पति के साथ में रहने के लिए अधिकृत है, स्वतंत्र है और वह आवश्यकता होने पर वहाँ के स्थानीय पुलिस स्टेशन से पुलिस की सहायता भी प्राप्त कर सकती है। इस आदेश से व्यथित होकर पति माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय चेन्नई के समक्ष अपील लेकर पहुंचा और उधर पत्नी माननीय अधीनस्थ न्यायालय के इस आदेश के तहत अपनी ससुराल के मकान में रहने के लिए गई तो पति के द्वारा उसको अंदर घुसने से इनकार तो नहीं किया, लेकिन उसने घर के दरवाजे का ताला लगा दिया और वह ताला लगाकर कहीं चला गया। पत्नी ने इस समस्त घटना की सूचना वहाँ के नज़दीकी पुलिस स्टेशन में दी और एक एफआईआर अपने पति और परिवारजनों के खिलाफ दर्ज करवा दी। इसी दौरान माननीय जिला एवं सेशन न्यायालय के समक्ष पति के द्वारा पेश की गई अपील, जिसे माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय क्रमांक 5 चेन्नई के द्वारा सुना गया था, पति की अपील को स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश को पास कर दिया। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के इस आदेश को बहाल रखा, जिसके तहत पत्नी को 2000 रुपये प्रतिमाह भरण पोषण राशि के रूप में अदा किए जाने के आदेश किए थे। इस आदेश से व्यथित होकर पत्नी मद्रास हाईकोर्ट की शरण में गई और उसने वहाँ एक इस आदेश के खिलाफ रिवीजन पिटीशन पेश की और माननीय मद्रास हाईकोर्ट ने अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय के इस आदेश के खिलाफ स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। और ऐसा स्टे ऑर्डर जारी किए जाने के बाद में तब तक अधीनस्थ न्यायालय, जहां घरेलू हिंसा कानून 2005 के तहत पत्नी की परिवाद पत्र पर सुनवाई की जा रही थी और पेंडिंग था, उसमें माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने एक और नया आदेश जारी किया, जिसमें माननीय न्यायालय ने कहा था कि पत्नी अपने ससुराल के मकान में शेयर्ड हाउस होल्ड के अधिकारों के तहत रहने के लिए स्वतंत्र है और माननीय न्यायालय ने संबंधित पुलिस स्टेशन के एसएचओ को डायरेक्शन दिए थे कि वह रेवेन्यू इंस्पेक्टर की उपस्थिति में उसके पति के द्वारा घर पर लगाए हुए ताले को तोड़े और पत्नी के रहने की व्यवस्था करे और इस संबंध में समस्त रिपोर्ट वह न्यायालय को प्रस्तुत करे। ऐसे आदेश के बाद पति माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उस रिवीजन याचिका में हाजिर हुआ जो पत्नी के द्वारा माननीय अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय के आदेश के खिलाफ पेश की गई थी और वहां उसने कहा कि वह एक किराए के मकान में अपनी पत्नी के साथ में रहने के लिए तत्पर है और वह शीघ्र ही एक किराए का मकान लेने के बाद में उसका पता अपनी पत्नी को उपलब्ध करा देगा और वहाँ दोनों रहना प्रारंभ कर देंगे। लेकिन जब काफ़ी समय तक इस प्रकार का कोई मकान उसके पति के द्वारा किराए पर नहीं लिया गया और उसका कोई पता पत्नी को उपलब्ध नहीं करवाया गया, तो उसके द्वारा एक अवमानना याचिका माननीय मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष पेश की गई और उस अवमानना याचिका में पति ने हाजिर होकर कहा कि उसने एक मकान किराए पर ले लिया है और उसका पता माननीय न्यायालय को उपलब्ध करवाते हुए कहा था कि वह पत्नी को निर्देश दे कि वह मेरे साथ आकर के रहे और वह मेरे साथ आकर रहने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। लेकिन जब पत्नी 1 अगस्त 2011 को पति के द्वारा उपलब्ध कराए गए इस पते पर रहने के लिए पहुंची तो वह पता
फर्जी निकला। उस पते पर कोई भी इस प्रकार का मकान नहीं था और ना ही वहाँ उसका पति निवास कर रहा था और ना ही उसके पति ने इस प्रकार का कोई भी मकान किराए पर लिया था। इस घटना की सूचना उसने स्थानीय पुलिस स्टेशन में दी और इसकी जांच चल ही रही थी। तब तक माननीय मद्रास हाईकोर्ट ने पत्नी की उस रिवीजन याचिका में फैसला पारित कर दिया और कहा कि पत्नी के द्वारा लगाए गए आरोप पति के खिलाफ घरेलू हिंसा की परिभाषा में नहीं आते हैं, क्योंकि यह समस्त आरोप घरेलू हिंसा कानून 2005 के लागू होने से पहले के हैं और यह समस्त घटनाएं यह कानून लागू होने से पहले की हैं। इसलिए यह समस्त आरोप घरेलू हिंसा के दायरे में नहीं आते हैं। और यह कहते हुए माननीय मद्रास हाईकोर्ट ने पत्नी की रिवीजन पिटीशन खारिज कर दी। माननीय मद्रास हाईकोर्ट के इस निर्णय से व्यथित होकर पत्नी माननीय उच्चतम न्यायालय की शरण में पहुंची और माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दोनों पक्षों की बहस सुने जाने के बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले का अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट रूप से यह प्रतीत हो रहा था कि उसके द्वारा यह प्रश्न निर्धारित किया गया था कि क्या घरेलू हिंसा कानून 2005 के लागू होने से पूर्व की घटनाओं के लिए पक्षकारों के आचरण को देखा जाना आवश्यक है। जिसके जवाब में माननीय मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि 2005 का यह कानून लागू होने से पूर्वी घटनाओं को पक्षकारों के आचरण के संबंध में देखा जाना आवश्यक है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई भी आरोप घरेलू हिंसा की परिभाषा में नहीं आता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यहाँ पत्नी ने अपने परिवाद पत्र में धारा 18, 19, 20 और 22 घरेलू हिंसा कानून 2005 के तहत अंतोष प्राप्त करने की प्रार्थना माननीय न्यायालय से की है, लेकिन इसके जवाब में पति के द्वारा जो खंडन किया गया है वह शपथ पत्र के साथ में नहीं किया गया है। और पत्नी के इस परिवाद पत्र पर माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 18 के तहत जहां उसे सुरक्षा प्रदान की गई है, वहीं धारा 19 घरेलू हिंसा कानून 2005 के तहत अपने ससुराल के मकान में रहने के अधिकार प्रदान किए हैं। और पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पति के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के किसी भी आदेश की पालना नहीं की गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि धारा 2G घरेलू हिंसा कानून 2005 की धारा में घरेलू हिंसा का जो अर्थ दिया गया है वही अर्थ धारा 3 घरेलू हिंसा कानून 2005 के तहत भी है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने धारा 3 के क्लॉज 4 जो कि इकोनॉमिक एब्यूज के संबंध में है, कहा कि किसी पीड़ित महिला को जो घरेलू हिंसा कानून के तहत पीड़ित है और उसे शेयर्ड हाउस होल्ड में रहने का अधिकार है, यदि उसे उस मकान में प्रवेश करने से वंचित किया जाता है और रहने से इनकार किया जाता है, तो यह धारा 3 के तहत घरेलू हिंसा की परिभाषा में आता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यहाँ पति ने अधीनस्थ न्यायालय के किसी भी आदेश की पालना नहीं की है, उसका यह कृत्य धारा 3 के तहत घरेलू हिंसा की परिभाषा में आता है। ऐसे मामलों में अधीनस्थ न्यायालय को यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि क्या यह मामला घरेलू हिंसा कानून 2005 लागू होने से पूर्व का है और क्या उसके यह कृत्य धारा 3 की परिभाषा में आते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हमारी राय में पति के द्वारा किया गया यह कृत्य जो कि उसके द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय के किसी भी आदेश की पालना के तहत उसने अपनी पत्नी को अपने घर में प्रवेश नहीं करने दिया है और उसे वहाँ रहने से वंचित किया है, तो हमारी विचार में उसका यह कृत्य सतत रूप से जारी है और यहाँ यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि यह मामला
घरेलू हिंसा कानून 2005 के लागू होने से पूर्व का है, क्योंकि यहाँ घरेलू हिंसा सतत रूप से अभी भी जारी है और उसने घरेलू हिंसा को सतत रूप से जारी रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय के किसी भी आदेश की पालना में उसे घर में रहने से रोका है और वंचित किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यहाँ एक दूसरा मुद्दा यह भी है कि क्या अधीनस्थ न्यायालय को धारा 18, 19, 20 और 22 के तहत आदेश जारी किए जाने से पूर्व क्या इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि अमुक मामले में घरेलू हिंसा कानून 2005 से पूर्व की पक्षकारों के आचरण को देखा जाए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने BD भनोत वर्सेस सविता भनोत का उदाहरण पेश करते हुए कहा, इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने सन 2012 में निर्णय देते हुए कहा था कि हम दिल्ली हाईकोर्ट के इस निर्णय से सहमत हैं जिसमें उसने घरेलू हिंसा कानून 2005 से पूर्व की घटनाओं के लिए पक्षकारों के आचरण पर विचार किया है। इस केस में घरेलू हिंसा कानून 2005 के लागू होने से पहले पत्नी अपनी ससुराल में काफ़ी समय तक रही थी और उसके बाद में उसे घर से निकाल दिया गया था और एक लंबे समय तक वह अपनी ससुराल में नहीं रही थी। उसके बाद में घरेलू हिंसा कानून 2005 लागू हुआ था और उसने इस कानून का लाभ लेते हुए यह परिवाद पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने यह माना था कि उसे शेयर्ड हाउस होल्ड में प्रवेश नहीं करने देकर घरेलू हिंसा को सतत रूप से जारी रखा है। इसलिए ऐसे मामलों में जहां पक्षकारों का विवाह घरेलू हिंसा कानून 2005 के लागू होने से पूर्व हुआ हो और उनके साथ में घरेलू हिंसा कारित की गई हो, तो वहाँ देखा जाना अत्यंत आवश्यक है कि क्या पक्षकारों ने ऐसा कोई घरेलू हिंसा से संबंधित कृत्य तो नहीं किया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसमें आगे कहा कि इस केस में पति ने अधीनस्थ न्यायालय के किसी भी आदेश की पालना नहीं की है, उसे घर में प्रवेश नहीं करने दिया है, उसे रहने से रोका है और यहाँ तक उसने किया है कि न्यायालय तक को उसने गुमराह किया है। उसने न्यायालय के समक्ष गलत पता उपलब्ध करवाया है। उसका यह कृत्य माफ़ किए जाने योग्य नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस केस में पत्नी सन 2000 से ही पीड़ित है और उसको सुरक्षा प्रदान किए जाने की बहुत अधिक आवश्यकता थी। ऐसी स्थिति में उसको तमाम मानसिक यंत्रणा और भावनात्मक तनाव झेलना पड़ा है। इसकी क्षतिपूर्ति के लिए उसे अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेशों के अतिरिक्त क्षतिपूर्ति कराया जाना हमारे विचार में अत्यंत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। और इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस केस में पति को 5 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में अदा किए जाने के आदेश किए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसमें कहा कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश की पालना में जहां पति उसे हर महीने 2000 रुपये भरण पोषण राशि अदा करेगा और उसे शेयर्ड हाउस होल्ड में रहने देगा, रहने की व्यवस्था करेगा और अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश की इस प्रकार पालना वह 3 माह के अंदर करेगा और क्षतिपूर्ति के रूप में जो 5 लाख रुपए दिए जाने के आदेश किए गए हैं वह इस आदेश की तिथि से 6 माह के अंदर वह अपनी पत्नी को अदा करेगा। इस प्रकार माननीय न्यायालय द्वारा यह अपील स्वीकार की गई। तो दोस्तों, इस केस में सीखने का हमें यही अवसर प्राप्त होता है कि यदि घरेलू हिंसा कानून से पूर्व की घटनाएं बताई गई हों तो
घरेलू हिंसा कानून 2005 के प्रावधानों के तहत अधीनस्थ न्यायालय कोई भी आदेश पारित करने से पहले यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह 2005 से पूर्व की घटनाओं के संबंध में पक्षकारों के आचरण का आकलन करे, पक्षकारों के आचरण का ध्यान रखे। और दूसरी बात इसमें हमें यह सीखने को मिलती है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा शेयर्ड हाउस होल्ड में रहने का आदेश किए जाने के बाद में यदि पति के द्वारा उसकी पालना नहीं की जाती है तो यह पति का यह कृत्य घरेलू हिंसा की परिभाषा में आता है। तो दोस्तों, आशा है आपको इस नज़ीर के आधार पर सुनाई गई यह कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अवश्य शेयर करें। आपने ये वीडियो अंत तक देखा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।